In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 16 of class 10th, chapter number 11, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, if we talk about our last topic, in our last topic we studied about kidney stone. And today we will discuss किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। जैसा कि हमें पता है कि किडनी स्टोन और किडनी फेलियर ये डिसऑर्डर्स हैं किडनी के। तो किडनी स्टोन में हमने क्या पढ़ा था कि जिस तरह किडनी का फंक्शन ये है कि किडनी हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट ये इजीली फ़िल्टर नहीं हो पाते, तो सब ये इकट्ठे होकर एक लार्जर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ये लार्जर ऑब्जेक्ट हमारी किडनी से इजीली पास नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। और हम बात करेंगे किडनी फेलियर की। किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, ये किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और अपना फंक्शन स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, जब नेफ्रॉन डिस्ट्रॉयड हो जाएं और अपना फंक्शन स्टॉप कर लें ड्यू टू वेरियस रीज़न, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। कि ड्यू टू वेरियस रीजन द नेफ्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड एंड स्टॉप फंक्शनिंग, इस कंडीशन इज टर्म एज रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। ठीक है, अगर हम बात करें कॉजेज़ की कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है या रीनल फेलियर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉज की बात करें तो हमारे पास है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलाइटिस। कि डायबिटीज़ मेलाइटिस भी एक फैक्टर है, एक कॉज है जो किडनी फेलियर को कॉज करता है। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बेसिकली एक डिजीज़ है ह्यूमन बॉडी की कि जिसमें जो बॉडी का ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू आवर यूज़ ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, या ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर लेवल। ठीक है, कि जब बॉडी का शुगर लेवल हाई हो जाता है तो ये इसके कॉज ये भी है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को कॉज करता है। ठीक है, दूसरे कॉज की हम बात करें हाइपरटेंशन, कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना। अब इसके भी वेरियस रीजंस हैं कि किस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर होता है, जिसमें नेफ्रॉन अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर थर्ड हम बात करें मेडिसिन की, ठीक है, मेडिसिन की और यूज़ ऑफ मेडिसिन, और यूज़ ऑफ मेडिसिन भी एक फैक्टर है, कॉज है जो किडनी फेलियर को प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें कि जो एक मेडिसिन है, वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन, इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और केमिकल सब्सटेंसेस हैवी अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें, कुछ मेडिसिन ऐसी जिनके अंदर केमिकल कैल्शियम होता है। ठीक है, और जैसे कि कैल्शियम इजीली रीअब्जॉर्ब नहीं होता, फिल्टर आउट नहीं होता, तो ये रीनल फेलियर का कॉज बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि और यूज़ ऑफ मेडिसिन नहीं करना चाहिए, मेडिसिन को एक लिमिट के अंदर लेना चाहिए। कौन कौन सी मेडिसिन है? सबसे पहले बात करें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कोकेन एंड एसिटोमाइनोफेन। ये कुछ मेडिसिन है, अगर इनको हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये क्या करेंगी, किडनी फेलियर कॉज करेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद सीवियर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कुछ किडनी के इन्फेक्शंस हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस, ये क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनमें वो किडनी अंदर से डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे नेफ्रॉन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, हमें किडनी फेलियर और रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि रीनल फेलियर के प्रोसेस के अंदर होता है क्या, किस तरह हमारे किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे नेफ्रॉन हैं, इनका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर अगर किडनी फेलियर की बात करें, किडनी फेलियर के अंदर ये होता है कि जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, वो उनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो ब्लड के अंदर से यूरिया के लेवल को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ख़त्म कर सकें। ठीक है, और जब ये नेफ्रॉन अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल
और नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब ये यूरिया का लेवल और नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होगा, इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब ब्लड के अंदर यूरिक लेवल या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर काज करेगा, डायबिटीज़ काज करेगा, अमोनिया कॉज करेगा। ठीक है, अब अगर ब्लड के अंदर इनकी चीज़ कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड प्रेशर काज हुआ। और इसके अलावा दूसरा क्या हुआ, एनीमिया। ठीक है, कि जिसमें ब्लड ऑक्सीजन को इजीली कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, और बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी इससे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ कॉजेज़ थे जो किडनी फेलियर को कॉज करते थे। अगर हम बात करें अब सिम्टम्स की कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि इस पर्सन को किडनी फेलियर है या रीनल फेलियर है। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम है वेट लॉस। अगर कोई पेशेंट जिसको किडनी फेलियर हुआ है या फिर उसका रीनल फेलियर हो चुका है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। ठीक है, कि उसका वज़न दिन ब दिन कम होता जाएगा। दूसरा वॉमिटिंग, कि वो वॉमिट करेगा। ठीक है ना, फिर नोज़िया हो जाएगा उसको, फिर उसके जो ब्लड के अंदर यूरिन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर क्या होगा, ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है, एक तो वेट लॉस करेगा, दूसरा वॉमिटिंग होगी, फिर नोज़िया हो जाएगा उसे, और फिर इसका जो जब वो यूरिन करेगा, जब वो टॉयलेट करेगा तो उसके अंदर ब्लड आना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अब अगर बात करें कि जब ब्लड के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ, कैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होगा। मैंने जैसे बताया कि रीनल फेलियर के अंदर या किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स हैं अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, और नेफ्रॉन का फंक्शन ही ये है कि ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करता है, उनको फिल्टर करता है। तो जब ब्लड के अंदर से ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, ठीक है ना, ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट ये काम नहीं करेंगे, यहाँ से वे फिल्टर नहीं होंगे, लाइक वाटर, एक्सेस वाटर रिमूव नहीं होगा, अक्सर नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव नहीं होगा, सॉल्ट्स रिमूव नहीं होंगे, सॉल्यूट्स रिमूव नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, यही फ्लूइड जब बॉडी के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रिमूव ही नहीं किया, किसने नहीं किया, नेफ्रॉन ने नहीं किया, तो ये क्या करेगा, स्वेलिंग इन लेग्स, फीट और फेस। ये हमारे फेस के अंदर स्वेलिंग ले आएगा, हमारा जो फेस है फूल जाएगा, टांगें फूल जाती हैं, सूजन हो जाती है, पाँव फूल जाते हैं। ठीक है ना, ये इसका ये एक इसका सिम्टम ये भी है। तो किडनी फेलियर की वजह से हमारे पास स्वेलिंग इन लेग्स, फेस और फीट ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने किडनी स्टोन के अंदर ट्रीटमेंट पढ़ा था लिथोट्रैप्सी, ठीक है, लिथोट्रैप्सी, कि वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें किडनी स्टोन को बाय शॉक वेव्स की वजह से रिमूव किया जाता है। लेकिन यहाँ पे किडनी फेलियर के लिए जो प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। सबसे पहला क्या है, डायलिसिस। हम समझें डायलिसिस को कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस इज बेसिकली द क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ अ पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो किडनी फेलियर का पेशेंट है उसके ब्लड को प्योर किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन के साथ, जिस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, जब रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का पेशेंट, उसका नेफ्रॉन उसके ब्लड को प्योर नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो उसके ब्लड को क्लीन करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको डायलाइज़र कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, अब डायलिसिस का प्रोसेस के अंदर होता है क्या, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन डायलिसिस द ब्लड एंड डायलिसिस फ्लूइड आर केप्ट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या होता है, डायलिसिस के प्रोसेस के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, इसको एक साइड पे रखा जाता है और डायलिसिस फ्लूइड को दूसरी साइड पे रखा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन के एक साइड पे ब्लड को रखा जाता है जिसको आगे प्योर करना है, और दूसरी साइड पे डायलिसिस फ्लूइड को रखा जाता है। फिर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ब्लड पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड एंटर डायलिसिस फ्लूइड, इन दिस वे ब्लड इज प्योरीफाइड। ठीक है, क्या होता है कि जब ये ब्लड मेम्ब्रेन से पास होता है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, आगे आपको मैं इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि जब ये ब्लड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है
ठीक है, उस मेम्ब्रेन से पास होता है, तो उस ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल सॉल्यूट्स या सब्सटेंसेस होते हैं, उससे रिमूव हो जाते हैं और ये जाके डायलिसिस के अंदर इंटर हो जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, हमारा जो पीछे ब्लड रह जाता है वो प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है, जो पीछे ब्लड रह जाता है वो क्या होता है, वो प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे ये हमारा ब्लड प्यूरिफाइड होगा। अब जहाँ पे दो मेथड्स हैं डायलिसिस के, एक है हमारे पास हेमियोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ जिससे आपका कंसेप्ट बन जाएगा कि हमारे आर्म के साथ, ठीक है, दो वेंस, दो आगे वॉल्स लगे होते हैं। एक जो ब्लड को लेके जाता है डायलिसिस की तरफ, परमिएबल मेम्ब्रेन्स की तरफ, जहाँ जाके ब्लड क्या होता है यहाँ से लेके जाता है इस मशीन की तरफ। मशीन क्या करती है कि ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, रिमूव करती है, और जो पीछे ब्लड बच जाता है वो प्योर हो जाता है और उसको वापस हम बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसके साथ। फिर अगर हम बात करें इसके बाद कि हेमोडायलिसिस की, कि हेमोडायलिसिस का कौन सा प्रोसेस है और किस तरह हम इससे ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड ब्लड इज पास्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। ठीक है, होम्योडायलिसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है एक मशीन के अंदर जाता है, वहाँ जाके ये प्योरीफाइड हो जाता है, इसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये रिमूव होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इस मशीन को हम क्या कहते हैं, डायलाइजर मशीन। ठीक है, द डायलाइजर कंटेन्स ट्यूब्स। अब बात करते हैं कि डायलाइजर किस चीज़ से मिलकर बनता है, किस तरह इसके इक्विपमेंट्स की जो उसके टूल्स हैं कौन कौन से। ठीक है, द डायलाइजर कंटेन ट्यूब्स। ठीक है, डायलाइजर के अंदर स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, फिर द वॉल ऑफ विच आर मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी छोटी छोटी वॉल्स होती हैं और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड इंटर होता है। ठीक है, और जो डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है, वो बाहर की तरफ रिमूव होता है, वो बाहर की तरफ आउट होता है। मैं आगे आपको उस पिक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, क्या होता है कि ब्लड फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स, ब्लड ट्यूब्स के अंदर जाता है, एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड, और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा वाटर है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड का जो मशीन का जो फंक्शन ही है कि ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होते हैं, ये डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड से बाहर डायलिसिस फ्लूइड की तरफ। ठीक है ना, कि क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ब्लड के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये बाहर रिमूव हो जाते हैं, किसकी तरफ चले जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और पीछे क्या बच जाता है, एक प्यूरिफाइड ब्लड। जो पीछे ब्लड बच जाता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल क्लीन और प्योर होता है, और यही प्योरीफाइड ब्लड क्या होता है, ये वापस चला जाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, वापस बॉडी के अंदर ये इंटर हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको समराइज़ करता हूँ। हेमोडायलिसिस के प्रोसेस के जरिए इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है एक मशीन के अंदर एंटर होता है जिसका नाम है डायलाइजर मशीन। ये डायलाइजर मशीन ट्यूब से मिलकर बनी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फर्दर। ठीक है, ब्लड क्या होता है इस ट्यूब के अंदर एंटर होता है, और उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव होता है, और वो जाता है किधर, आउट डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और पीछे जो ब्लड प्यूरिफाइड बच जाता है वो वापस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, ये था हेमोडायलिसिस का प्रोसेस। फिर अगर हम मशीन की बात करें कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो ब्लड है ये यहाँ से आया इधर, और यहाँ पे आया, और यहाँ से ब्लड पास होकर इस डायलिसिस मशीन के अंदर चला गया। डायलिसिस मशीन के अंदर जाने के बाद सेमी परमिएबल स्मॉल इसके अंदर लगी हुई मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं, इसके अंदर क्या हुआ, ब्लड चला गया, और डिफ्यूजन के ज़रिए इससे ना जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और दूसरे जो एक्स्ट्रा वाटर है यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और फिर जो पीछे सॉफ्ट ब्लड बच जाता है वो वापस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा हेमोडायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, देखें कि अस्पताल के अंदर भी बेसिकली इसी प्रोसेस को इस तरह यूज़ किया जाता है कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट
कि होम्योडायलिसिस या वाटर या किडनी फेलियर या रीनल फेलियर या किडनी स्टोन के बारे में हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कहती है, कि किस तरह हम खुद को इस तरह के डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात की गई है पहले पॉइंट में कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 ग्लासेस डेली इज़ क्रूशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, कि हर इंसान को उसकी एज लिमिट के मुताबिक दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पीने चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि पानी पीने से क्या होगा। पहली बात तो यह है कि वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। एक तो वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू द सेल, कि ये हमारे सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि इट मॉइस्चन्स द एयर इन आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स के अंदर एयर को मॉइस्चन करता है। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स लेने में भी हेल्प आउट करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा हमारे जॉइंट्स के अंदर जो डिटॉक्सिफाइज एजेंट्स हैं उनको भी रिमूव करने में काम करता है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा बात करें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। फिर हम जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं या हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, लाइक सॉल्ट्स या इसके अलावा जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स हैं, कैल्शियम है, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, जो हमारे लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मफुल है, इसको भी ये क्या करता है, वाटर हमारी बॉडी से रिमूव करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड स्वेटिंग के प्रोसेस के जरिए। ठीक है ना। फिर डिहाइड्रेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटर का फैक्टर है, जो अहम किरदार है, वो क्या है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को रोकना। सो डिहाइड्रेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जब आप ज़्यादा मकदार में पानी पियोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाएगी, आपके सेल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, तो आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी अच्छी तरह से कर सकते हो, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, तो अपनी लाइफ के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन किडनी पढ़ा। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप याद भी रखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें, तो नहीं तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रियली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।